2014 के बाद से जब भी कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां कोई चुनाव हारती हैं तो उनका पहला निशाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम ही बनती है। चुनाव आयोग से तो कांग्रेस की शिकायत शाश्वत है। कांग्रेस को अपने मुद्दों और प्रचार के तरीकों में कोई कमी नहीं दिखती, उसे अपने नेतृत्व में कमी नहीं दिखाई देती, उसे शासन के अपने रिकॉर्ड से शिकायत नहीं है। हाँ, उसे ईवीएम के जरिए आया जनता का फैसला स्वीकार नहीं होता। अपनी हार के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां ये दिखाती हैं कि जनता ने तो उन्हें वोट दिया, लेकिन भाजपा ने ईवीएम का खेल कर दिया। हाल ही में संपन्न हुई हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में हारने के बाद विपक्ष ने सारा दोष ईवीएम पर मढ़ दिया। आज ईवीएम को लेकर जो पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही है वो कांग्रेस है। कांग्रेस को अब ईवीएम में खराबी नजर आती है, लेकिन यही कांग्रेस भूल जाती है कि वोटिंग की ये प्रक्रिया चुनाव सुधार के बाद उसी के शासनकाल में शुरू हुई थी। उसके पहले मतदान कैसे होता था ये किसी से छिपा नहीं है। कहीं बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आती थी तो कहीं मतपत्र लूट लिए जाते थे। खून खराबा और मारपीट की घटनाएं भी खूब होती थी। चुनाव में हिंसा का आलम यह होता था कि चुनाव ड्यूटी लगने की खबर से ही कर्मचारियों के पसीने छूटने लगते थे। चुनाव ड्यूटी पर जाने की खबर से पहले ही कर्मचारी अपना नाम वापस करवाने में लग जाते थे। बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल में हालात बस से बदतर थे। पश्चिम बंगाल के चुनावों में तो शुरुआत से ही खून खराबा और हिंसा दिखा है। चुनाव के दौरान बंगाल में साइंटिफिक रिंगिंग होती थी। वोट देने के लिए लाइन में खड़े वोटर अपनी बारी का इंतजार करते ही रह जाते थे और बूथ के भीतर घुसे कुछ लोग दिन भर उन लोगों के बदले में वोट डालते रहते। पिछले वर्ष 2023 में हुए बंगाल के पंचायत चुनाव में खूनी खेला हुआ था। कहीं बैलेट बॉक्स को लूटा गया। कई वीडियोज ऐसे सामने आए थे जिसमें बैलेट बॉक्स को लेकर भागता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, बैलेट बॉक्स में आग तक लगा दी गई थी। बैलेट बॉक्सेस को जंगलों में फेंक दिया गया था। सोचिए, ये हाल है बंगाल का। एक फिल्म का सीन दिखाते हैं आपको, शायद आप और बेहतर ढंग से इसे समझ पाएंगे। सर, आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं, कौन है तुम लोग? नहीं पता है। ये सीन तो आपने देखा ही होगा, जिसमें आमिर खान और उसके दो साथी छात्र परीक्षा का समय खत्म होने के बाद भी अपना आंसर्स लिखते रहते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा आदमी कहता है कि देर हो गई है, तुम लोगों की कॉपी नहीं लूंगा। आमिर खान उसे पूछता है, आप हमें जानते हो? निरीक्षक कहता है कि प्रधानमंत्री के बेटे हो तो भी आपकी कॉपी में नहीं लूंगा, और वो कॉपियां सीरियल नंबर से लगाने लगते हैं। तभी आमिर खान ने अपनी और अपने साथियों की कॉपी लेकर वहां रखी कॉपियों के साथ मिला दी। तब तक वे तीनों फुर हो उठते हैं। ठीक यही सब कुछ 70 और 80 के दशक में बैलेट पेपरों की गिनती के दौरान देखने को मिलता था। मतपत्रों की गड्डी नजर चूकते ही इधर ही की उधर कर दी जाया करती थी। अगर ये पकड़ में आ गया तो दोबारा गिनती, नहीं तो जो जीता वही सिकंदर। इन सब के बीच इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि राजनीति में बाहुबल और गुंडागर्दी की शुरुआत के साथ ही बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स को पहले ही बैलेट पेपर से भर दिए जाने जैसी घटनाएं सामने आने लगी। वैसे आज के तकनीकी युग में ही धांधली के आरोप नहीं लग रहे हैं। दशकों पहले इंदिरा गांधी के दौर में भी ऐसा रोचक केस सामने आया था। पहली बार 1971 के आम चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए गए। तब तक धांधली का मतलब बूथ कैप्चरिंग माना जाता था, लेकिन वो आरोप थोड़े अलग थे। इसमें फिल्मी स्टाइल जैसा तड़का था। लोग बड़े रोचक तरीके से खबरें पढ़ा करते थे। दरअसल भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ नेता बलराज मधोक ने आरोप लगाए थे कि बड़ी संख्या में बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने दावा किया था कि कुछ ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जो वोटिंग के समय तो दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में अपने आप पेपर पर दिखाई देने लगता है। एक और किस्सा है हरियाणा का। हरियाणा का मेहम कांड याद है आपको? वर्ष 1990 का हरियाणा का मेहम कांड भी बूथ कैप्चरिंग का ही नतीजा था। मेहम सीट पर फरवरी 1990 में उपचुनाव हुए। यहाँ कैंडिडेट थे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जिनका सामना निर्दलीय उम्मीदवार आनंद सिंह दांगी से हो रहा था। उपचुनाव के दिन बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई। इस दौरान कई लोगों की जान चली गई थी। कहा जाता है कि वोट देने आए लोग वोट के लुटेरों से भिड़ गए थे। मेहम को देश का सबसे खूनी उपचुनाव भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और बेहद ही रोचक चुनाव था 1981 के गढ़वाल सीट का। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में 1981 में हुआ लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प था। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना चुनाव आयोग की अनुमति के गढ़वाल सीट पर हरियाणा समेत अन्य राज्यों की पुलिस बल को तैनात कर दिया था। इसकी शिकायत होने पर आयोग ने जून 1981 में चुनाव कैंसिल कर 3 महीने में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बाद उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. शंकरधर ने पत्रकार वार्ता करके कहा था कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन चुनाव के समय प्रयुक्त किए जाने वाला पुलिस बल बिना आयोग की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता। चुनाव न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, बल्कि दिखाई भी देने चाहिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ ही देश के कई राज्यों से बूथ कैप्चरिंग, पहले से पर्चों पर वोट डालकर बैलेट बॉक्स भरे जाने की तमाम घटनाएं साल दर साल सामने आती रहीं।
कई बार देखा जाता था कि कुछ सीटों पर वोटरों की संख्या से ज्यादा मतदान हुए हैं। इन घटनाओं से सिर्फ जान माल का ही नुकसान नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र का भी नुकसान होता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होने से नेता और अपराधियों की सांठगांठ पर भी बड़ा असर पड़ा है। चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के लिए अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, जिसका लगभग अब अंत हो गया है। चुनाव जीतने के लिए नेता अपराधियों से दोस्ती रखते थे। यही अपराधी बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि चुनाव के बाद भी अपराधियों पर नेताओं का हाथ होता था। कानून व्यवस्था को इससे चोट पहुंचती थी। हमने देखा है कि कैसे न्यायपालिका ने धनबल और बाहुबल पर लगाम लगाई है और ईवीएम से वोटिंग शुरू होने के बाद ऐसी सांठगांठ कम हुई है और कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। बैलेट पेपर से विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ज्यादा पुलिस बल तैनात करना पड़ता था। चुनाव के समय हिंसा की तमाम घटनाएं अखबारों की सुर्खियां बनती थी, जिसमें आपराधिक छवि वाले लोग और अवैध हथियारों के बल पर बूथ पर कब्जा कर लेते थे और कुछ ही लोग पूरे गांव के वोट डाल देते थे। कई बार ऐसा भी देखने में आया जब अपने प्रत्याशी को हारता देख बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दी गई या फिर उन्हें कुओं और तालाबों में डाल दिया गया। आज विपक्ष की तरफ से हर चुनाव के समय जहां विपक्षी पार्टियां हारती हैं वहां ईवीएम को दोष देती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस राज्य में वो जीत जाती हैं वहां ईवीएम के नाम पर उनके मुंह सिल जाते हैं। हर चुनाव के बाद हार का स्वाद चखने वाली विपक्षी दल लगातार ईवीएम को बदनाम कर उसे हटाना चाहती थी। बैलेट पेपर को लूट लूट कर राज करने वाली हर बार अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ बताना जरूरी है कि पहले जब आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां शासन करती थी, सत्ता में थी, तब गरीबों और दलितों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। लेकिन जब इन्हें ईवीएम की ताकत मिली तो इन लोगों ने भी अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अब उन्हीं लोगों के मुंह पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने करारा तमाचा मारा है, जो लोकतंत्र की विजय है। आखिर में सवाल यही है कि हर बार ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कराने का हल्ला करने वाली विपक्षी पार्टियां बैलेट से चुनाव की मांग कर बूथ लूट और हिंसा के दौर को क्या वापस लाना चाहती हैं? आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करना ना भूलें। हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।